हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए अब आज की जो हमारी ज्योग्राफी की क्लास है उस पर आते हैं। तो आप लोगों को पता है हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं अभी, और वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर भी हम क्या पढ़ रहे हैं? लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल। तो स्थल मंडल के अंदर हम प्लेन यानी मैदानी क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मैदानी क्षेत्र के बारे में जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें हमने क्या पढ़ लिया था? उसमें हमने पढ़ लिया था कि अलग अलग या भिन्न भिन्न कारकों द्वारा जो स्थल आकृति का निर्माण होता है उसके बारे में हमने पढ़ा था कि ठीक है। तो उसके अलावा मैदानी क्षेत्र से, या हम बोल सकते हैं प्लेन से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो फैक्ट्स रह गए थे। तो आज हम उन फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी मैदानी जो एरिया है हम मैदान बोल सकते हैं, प्लेन्स बोल सकते हैं। अभी हम प्लेन्स के बारे में भी पढ़ रहे हैं, मतलब प्लेन से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो प्लेन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं हम वो ही कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या है वन लाइन, मतलब जो फैक्ट्स रह गए हैं जो डायरेक्टली पूछे जाते हैं, जिनमें समझने वाली ऐसी कोई बात नहीं होती, बस दिमाग में सेट करना होता है, तो उन फैक्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आज उन फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर कल का देखेंगे, कल का जो भी होगा उस वो पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए। तो पहला फैक्ट जो आता है सबसे पहले वो क्या आता है? वी आकार की घाटी नदी से बनती है। वी आकार की घाटी नदी से बनती है। ओके, नेक्स्ट जो फैक्ट्स है पहले सारा लिखवा दे रही हूँ फिर एक्सप्लेन कर दूंगी। गार्ज का निर्माण नदी की युवावस्था में होता है। जो गार्ज होती है, गार्ज का निर्माण नदी की युवा अवस्था में होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो फैक्ट है वो क्या है? लटकती घाटियां या यू आकार की घाटी लटकती घाटियां या यू आकार की घाटी एवं लटकती घाटी हो गई या यू शेप वाली घाटी हो गई एवं मोरेन हिमानी क्षेत्र में बनती है। एवं मोरेन हिमानी क्षेत्र में बनती है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो फैक्ट है वो क्या है? नहीं, अभी इसी में देखो, हिमानी क्षेत्र में बनती हैं। यू आकार की घाटी के तल चौड़े, यू आकार की घाटी के तल चौड़े, जो यू आकार वाली घाटी होते हैं ना उनके तल चौड़े, व किनारे चिकने तथा जो किनारे होते हैं वो चिकने होते हैं तथा ढाल तीव्र होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट फैक्ट क्या देखते हैं? नेक्स्ट क्या बताया गया है? जल निर्गम छिद्र, जिनको हम सिंक होल भी बोलते हैं, जल निर्गम छिद्र, जिनको हम सिंक होल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंक होल। क्या बोलते हैं? सिंक होल बोलते हैं। और कार्स्ट मैदान, और कार्स्ट
मैदान, जो कार्स्ट मैदान होते हैं वो चूना क्षेत्र की स्थलाकृति में पाए जाते हैं। चूना क्षेत्र की स्थलाकृति में पाए जाते हैं। ओके, तो देखिए पहला फैक्ट क्या है, जो वी आकार की घाटी हैं नदी से बनती हैं। अब जो वी शेप वाली घाटियां होती हैं ना, जब हम पहाड़ी क्षेत्र में जाएंगे कहीं भी, मतलब घाटियां जो घाटी टाइप होती हैं बिल्कुल गहरी गहरी जो होती हैं, हम देखेंगे तो हमको ऐसे वी शेप में दिखेंगी, तो वो किससे बनती हैं, वो नदी से बनती हैं। मतलब नदी का बहाव जिस हिसाब से रहता है वो ऊपर से गिरती है, तो वो जो घाटी है वो वी शेप वाली घाटियों का निर्माण कर देती हैं जो नदियाँ होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो गार्ज का निर्माण होता है, गार्ज का निर्माण नदी की युवा अवस्था में होता है। तो जब नदी बिल्कुल युवा अवस्था में होती है तो तब क्या बनाती है, कोई भी नई नदी है जब वो युवा अवस्था में रहेगी बिल्कुल, तो वो गार्ज का निर्माण करेगी। किसका निर्माण करेगी, गार्ज का निर्माण करेगी। तो सीधे सीधे इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सीधे फैक्ट्स हैं, तो इसलिए मैंने सीधा इनको डायरेक्टली आपको लिखवा दिया। फिर नेक्स्ट क्या है, जो लटकती घाटी होती हैं या फिर यू आकार की घाटी हो, मान लीजिए लटकती घाटियाँ हो गई या फिर यू आकार की घाटी हो गई एवं मोरैन। लटकती घाटी, यू आकार की घाटी एवं मोरैन हिमानी क्षेत्र से बनती है। तो जो हिमानी क्षेत्र होता है तो उनसे क्या बनती है, लटकती घाटी बनती है या फिर यू आकार की घाटी बनती है या फिर मोरैन बनते हैं। एक तो वी आकार वाली, वी शेप वाली तो नदियों से बनती हैं घाटी, लेकिन जो यू शेप वाली होती हैं तो वो जो हिमानी क्षेत्र होता है उससे बनती है, या फिर मोरैन बोल लीजिए या फिर लटकती घाटियाँ होती हैं। ठीक है, आगे है इसी के अंदर, यू आकार की घाटी के तल चौड़े, जो यू शेप वाली घाटियाँ होती हैं उनके जो तल है वो चौड़े होते हैं और किनारे चिकने होते हैं और ढाल तीव्र होता है। तो जो यू शेप वाली घाटी होती है उनके तल जो होते हैं वो चौड़े होते हैं। ठीक है, तल चौड़े होते हैं, किनारे क्या है वो चिकने होते हैं और उनका जो ढाल होता है, जो ढलान होता है उन घाटियों में वो बहुत ही ज़्यादा तीव्र होता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा तीव्र होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, जो जल निर्गम छिद्र है जिसको हम सिंक होल बोलते हैं। क्या, जल निर्गम छिद्र या फिर सिंक होल। और जो कार्स्ट मैदान होते हैं वो चूना क्षेत्र के स्थलाकृति में पाए जाते हैं। जो जहाँ चूना पाया जाता है ना, जो चूना क्षेत्र की जो स्थल आकृति होती है तो उसके अंदर जल निर्गम छिद्र जिनको हम सिंक होल बोलते हैं वो, या फिर कार्स्ट मैदान, वो यहाँ पर पाए जाते हैं, जो चूना क्षेत्र वाली जो स्थल आकृति होती है वहाँ पर। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलते हैं, मरुटिब्बा। ठीक है, चलिए मरुटिब्बा, इसको हम क्या बोलते हैं, सैंड ड्यून्स। तो मरुटिब्बा हवा के तेज वेग से बने, मरुटिब्बा हवा के तेज वेग से बने, मरुटिब्बा हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीले को कहते हैं। रेतीले टीले को कहते हैं। ठीक है, रेतीले, एक मिनट सॉरी,
रेतीले टीले को कहते हैं। नेक्स्ट है, इसमें इसी के अंदर है, इसके निर्माण के लिए अवरोध का होना आवश्यक है। इसके निर्माण के लिए अवरोध का होना आवश्यक है। जो मरु टिब्बा है इसके निर्माण के लिए अवरोध का होना आवश्यक है। नवचंद्राकार टिब्बे जिनकी नव चंद्राकार टिब्बे जिनकी भुजाएं पवनों की दिशा में निकली होती हैं, बरखान कहलाते हैं। निकली होती हैं बरखान कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो फैक्ट है वो देख लो। बहुत गहरी हिमनद गर्तें, बहुत गहरी हिमनद गर्तें जिनमें समुद्री जल भर जाता है, जिनमें समुद्री जल भर जाता है, जिनमें क्या होता है, समुद्र का जो जल होता है वो भर जाता है, तथा जो समुद्री तटरेखा पर होती हैं, तथा जो समुद्री तटरेखा पर होती हैं उन्हें फ्योर्ड कहते हैं। उन्हें फ्योर्ड कहते हैं। ओके, देखिए अगला जो फैक्ट है वो है कि जो मरु टिब्बा होते हैं, जो सैंड ड्यून्स होते हैं, जो रेतीले टीले बोल दीजिए एक तरीके से, तो वो क्या है, हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीले को कहते हैं। जो मरु टिब्बा है वो जब हवा बहुत ही ज़्यादा तेज वेलोसिटी से चलती है या तेज स्पीड से चलती है तो उसमें क्या होता है कि रेत के टीले जो होते हैं उनको बोलते हैं। तो इसके निर्माण के लिए अवरोध का होना आवश्यक है। तो मरु टिब्बा को के जो निर्माण है उनके लिए, उनका निर्माण होने के लिए अवरोध का होना आवश्यक है। किसका होना, अवरोध का होना आवश्यक है। आगे है जो नवचंद्राकार जो टिब्बे होते हैं, जो न्यूली जो नए नए जो सैंड ड्यून्स होते हैं, तो उनके जो जिनकी भुजाएं पवनों की दिशा में निकली होती है, तो जिनकी जो भुजाएं हैं ऐसा लगता है जो उनकी आर्म्स है वो जहाँ हमारी जो विंड है उसी डायरेक्शन में निकली होती हैं, तो उनको क्या बरखान कहते हैं। उनको क्या बोलते हैं, जो उनकी आर्म्स निकली होती हैं विंड की ही डायरेक्शन में, जिस तरफ विंड ब्लो करती है, तो उनको हम बरखान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बरखान कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि बहुत गहरी जो हिमनद गर्तें होती हैं, हिमनद जो हिमालय की द्वारा जो नदियाँ आती हैं उनसे जो भी गर्तें बनती हैं, तो मतलब हिमनद हो गया, हिम द्वारा जो नदी आ रही है हिमालय द्वारा, तो जो बहुत गहरी जो हिमनद गर्तें होती हैं
जिनमें समुद्र जल भर जाता है, जिनमें क्या होता है, जो समुद्र का जल होता है ना वो उनके अंदर भर जाता है, तथा जो समुद्री तट रेखा पर होती हैं, तथा जो कहाँ पर होती हैं, समुद्र की तट रेखा पर होती हैं, उन्हें फियोर्ड कहते हैं। उनको क्या बोलते हैं, उनको फियोर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलते हैं। 2 पॉइंट ही और रह गए हैं, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम कल क्या पढ़ेंगे, जो सागरीय जल है, जो सागरीय जल तरंग है, उनके द्वारा जो तट रेखा का निर्माण होता है, उनके प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा वन रहेगा, और फिर घास के मैदान। ठीक है, फिर उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट, फिर हम महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो नेक्स्ट फैक्ट है वो क्या है, सर्क गहरे लंबे व चौड़े गर्त हैं। जो सर्क हैं वो, सर्क क्या होता है, सर्क गहरे लंबे व चौड़े गर्त हैं। क्या है, गर्त हैं, जो क्या है, जो सर्क हैं। आगे है, जिनकी दीवार तीव्र ढाल वाली, जिनकी दीवार तीव्र ढाल वाली, जिनकी जो दीवार होती है वो तीव्र ढाल वाली या अवतल होती है, दीवार या अवतल होती है। कैसी होती है, या तो तीव्र ढाल वाली होगी या फिर अवतल होगी। अधिकतर सर्क हिमनद घाटियों के अधिकतर सर्क हिमनद घाटियों के, जो हिमनद वाली, जो हिमनदी वाली जो घाटियाँ होती हैं, हिमनद घाटियों के शीर्ष पर पाए जाते हैं, शीर्ष पर पाए जाते हैं। ठीक है, हिमनद के पिघलने पर जल से भरी, हिमनद के पिघलने पर जल से भरी सर्क को सर्क झील या टार्न झील कहते हैं। टॉर्न झील, क्या, टॉर्न झील कहते हैं। ठीक है, देखो तो ये नेक्स्ट फैक्ट क्या है कि जो सर्क है, सर्क जो है वो क्या है, गहरे लंबे व चौड़े गर्त होते हैं। जो सर्क होती है वो गर्त ही होते हैं। ठीक है, बट वो कैसे होते हैं, गहरे होते हैं, लंबे होते हैं और चौड़े होते हैं, गर्त हैं। जिनकी जो दीवार है, जिनकी दीवार तीव्र ढाल वाली या अवतल होती हैं, जिनकी जो दीवार है, सर्क की जो दीवारें होती हैं वो या तो तीव्र ढाल वाली, बिल्कुल इस तरीके से उनका ढलान होता है, या फिर अवतल होती हैं।
आगे है जो अधिकतर सर्क हैं, ज़्यादातर जो मोस्टली जो सर्क हैं वो हिमनद घाटियों के शीर्ष पर पाए जाते हैं। जो हिमनद होती हैं मतलब जो बर्फीली जो नदियाँ होती हैं तो उनके क्या है, उनके शीर्ष पर पाए जाते हैं जो अधिकतर ज़्यादातर जो सर्क हैं। हिमनद के पिघलने पर जल के भारी सर्क को, जब हिमनद पिघलती है मतलब बर्फीली नदियाँ जब पिघलती हैं तो जो जल से जो भरी जो सर्क है, जल सर्क के अंदर भर जाता है तो उसको सर्क झील या टॉर्न झील कहते हैं। तो वो पानी सर्कों के भीतर चला जाता है तो उसको हम सर्क झील या फिर टॉर्न झील कहते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आप समझ ही गए होंगे। चलिए अब इस लास्ट फैक्ट आता है हमारा, उस पर देखेंगे और फिर उसके बाद ये टॉपिक मतलब ये हमारा कंप्लीट, फिर हम कल की क्लास करेंगे। ठीक है, आज की क्लास बस इतनी ही रहेगी, कंप्लीट हो जाएगी फिर इस टॉपिक के बाद, इस फैक्ट के बाद। चलो तो नेक्स्ट जो है वो क्या है, सर्क के शीर्ष पर अपर्दन होने से, सर्क के शीर्ष पर अपर्दन होने से सर्क के शीर्ष पर अपर्दन होने से हॉर्न निर्मित होते हैं। हॉर्न निर्मित होते हैं। ठीक है, आगे है आल्प्स पर्वत की चोटी, आल्प्स पर्वत की चोटी आल्प्स जो पर्वत है उसकी चोटी मैटरहॉर्न तथा मैटरहॉर्न तथा हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट वास्तव में हॉर्न है। वास्तव में हॉर्न है। ठीक है, जो सार्क के शीर्ष हॉर्न है, जो सर्क के शीर्ष अपर्दन से निर्मित है, शीर्ष अपर्दन से निर्मित है। लगातार अपर्दन से सर्क के दोनों तरफ लगातार अपर्दन से सर्क के दोनों तरफ की दीवारें तंग हो जाती हैं। तंग हो जाती हैं। ठीक है, और इनका आकार कंघी या आरी के समान
और इनका आकार कंघी या आरी के समान, कंघी या आरी के समान कटकों के रूप में हो जाता है। ठीक है, जिन्हें अरेत या अर्ट्स या तीक्ष्ण कटक या तीक्ष्ण कटक कहते हैं। ठीक है, इन पर चढ़ना असंभव होता है। चलिए देखिए, जो लास्ट बिल्कुल फैक्ट है वो क्या है कि जो सर्क हैं, सर्क के शीर्ष पर अपर्दन होने से, सर्क का जो शीर्ष है वो अपर्दन होता रहता है, वो टूटता रहता है। मतलब होने से क्या होता है, उन हॉर्न निर्मित होते हैं। जब जो सर्क है उसका शीर्ष थोड़ा थोड़ा करके अपर्दन होता रहेगा उसका, तो हॉर्न का निर्माण होगा, तो हॉर्न निर्मित होते हैं। फिर क्या है, जो आल्प्स पर्वत है, जो आल्प्स पर्वत की चोटी है जिसको हम मैटरहॉर्न बोलते हैं, या जो हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट, वास्तव में वो क्या है, एक हॉर्न ही है। क्या है वो, एक तरीके के हॉर्न ही है जो सार्क के शीर्ष अपर्दन से निर्मित है। जो कि जो सर्क है उसके शीर्ष का अपर्दन हुआ, उससे उनका निर्माण हुआ। ठीक है, तो हमको जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो सर्क है उसके शीर्ष के अपर्दन से कौन सी ऐसे दो पर्वत है जिनकी चोटियों का निर्माण हुआ, तो हम आल्प्स पर्वत बोल सकते हैं, और हिमालय पर्वत जिनसे हॉर्न का निर्माण हुआ। ठीक है, तो वो क्या है, एक तरीके से हॉर्न ही है। आगे है, लगातार अपर्दन से सार्क के दोनों तरफ की दीवारें तंग हो जाती हैं। लगातार जब अपर्दन होता रहता है तो जो सार्क की जो दोनों तरफ की दीवारें हैं वो तंग मतलब बहुत ही कमज़ोर हो जाती हैं, और इनका आकार कंघी या आरी के समान कटकों के रूप में हो जाता है। तो इनका जो आकार है वो जैसे हमारी कॉम्ब होता है, जो कंघी होती है या फिर जो आरी होती है, उनके जो कांटे होते हैं ना, कंघी इस तरीके से ही तो होती है। ठीक है, इस तरीके से की तो कंघी होती है और आरी भी इस तरीके की होती है। तो इनके कटकों के आकार के तरीके, उनका क्या होता है, इनका आकार इस तरीके का हो जाता है। तो जिन्हें हम अरेत या फिर एरेट्स इंग्लिश में बोले, या तीक्ष्ण कटक कहते हैं, और इन पर जो चढ़ना है वो असंभव हो जाता है या असंभव होता है। इन पर कोई चढ़ नहीं सकता, मतलब इस तरीके के होते हैं ये। ठीक है, तो आई होप इन फैक्ट्स के बारे में आपको अच्छे तरीके से जानकारी मिल गई होगी, आपको समझ आ गया होगा। इनसे अगर क्वेश्चन आएगा तो आप नहीं छोड़ पाओगे। ठीक है, आप इजीली कर लोगे। अब इसके आगे जो हम कल पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे जो सागरीय जल है, सागर की जो जल तरंगे हैं उनसे जो तट रेखा का निर्माण होता है उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके जो प्रकार हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उससे अगले दिन हम वनों के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी ही है। क्लास आपको कैसी लगी है आप प्लीज़ कमेंट में मेंशन ज़रूर कीजिएगा। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करने के बाद और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा। आप जो भी सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हैं उस पर इस चैनल के लिंक को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा,
क्योंकि आपको पता ही है, रोज़ मैं बोलती हूँ, जो हमारी क्लासेस होती हैं वो रिकॉर्डेड होती हैं। तो जब मैं क्लास अपलोड करूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आए और आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें। कोई आपका सजेशन वगैरह हो तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही है, अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।